अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है के साथ मैं हूं उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नजर उन पर। पाकिस्तानी दुबई में जायदादों के तीसरे बड़े खरीदार 3 महीने में 38 अरब रुपए की जायदादें खरीद ली। पाकिस्तान में शरह सूद 42 साल की कम तरीन सतह पर। क्या आइंदा बजट में इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा? क्या जुल्फिकार मिर्जा मुल्क छोड़ने वाले हैं? इन मौज़ूआत के हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। कज़ाफी स्टेडियम में इस वक्त पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच जारी है, दूसरा T20 है। हारून साहब, जिंदा दिलाने लाहौर ने क्रिकेट को जिंदा कर दिया। पहले T20 में हमने देखा बड़ा जोशो खरोश था और लग रहा था कि क्रिकेट जिंदा हो गई है, और आज दूसरा T20 और हम देख रहे हैं कि दोपहर 2 बजे से ही लोग स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो गए थे, और कुछ लोग तो स्टेडियम में सीट्स पर भी बैठ चुके थे, और आज तो भाभी भी आ रही है मैच देखने के लिए। अच्छा खैर, उनका मैच देखना इतना अहम तो नहीं है। गुजारिश ये है कि लोग खान साहब भी साथ हैं उनके। आप खान साहब का कहें ना जी, आपको नजर फौरन भाभी पे पड़ती है। जो आदमी इम्पोर्टेंट है उसकी बात नहीं कर रहे। उसका मैच देखना इसलिए अहम है कि वो जाहिर है क्रिकेट का हीरो है, और चीज़ों में तो तनाज़ा हो सकता है, मगर पिछले 150 साल में ये कहा जाता है कि इमरान खान से बेहतर कप्तान पैदा नहीं हुआ। और गलती उसकी ये है कि वो क्रिकेट की सारी टेक्निक्स पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हालांकि क्रिकेट की टेक्निक अपनी होती है, पॉलिटिक्स की अपनी होती है। बहरहाल वो तो लोग सेहतमंद तफरीहात चाहते हैं। ये हमारा माशरा जो है, ये एक बुनियादी तौर पर एक एतदाल पसंद माशरा है, जिसे दो तरह के लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की है। एक वो लेफ्ट के लोग हैं, जो अजीब लेफ्ट है, जो सोवियत यूनियन की गोद से उछल कर अमेरिका की गोद में जा बैठा है और कहते वो अपने आप को लेफ्ट है, इंपीरियलिज्म के लिए काम करते हैं। एक तो ये लोग हैं जो बहुत मुतहर्रक हैं माशरे में, और एक वो मौलवी साहबान हैं जो हमें कदीम कबायली ज़माने में ले जाना चाहते हैं, जो इस बात को नहीं समझते कि इस्लाम के उसूल दायमी और अबदी हैं। ज़माना बदलता रहेगा मगर इस्लाम के उसूल वही रहेंगे। अलबत्ता ये कि वो सूरत हाल के मुताबिक उसूल नहीं बदला जाएगा, तरीक़ेकार बदला जाएगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रवायत के मुताबिक कि दाना वो है जो अपने असर को जानता हो, जो अपने ज़माने में आदमी ज़िंदा रहता है, सेहतमंद आदमी, मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र का आदमी, होशमंद आदमी अपने ज़माने में ज़िंदा रहता है। तो ये हमारे ज़माने के खेल हैं, हमारे ज़माने की तफरीहात हैं, जिसमें कोई ऐब का पहलू ना हो अखलाकी तौर पे। तो लोग ये चाहते हैं, लोग तो ना उस इंतहा पसंदी के हामी हैं जो मज़हब के नाम पर जिसको फ़रोग़ दिया जाता है, ना उस इंतहा पसंदी के नाम पे के हामी है कि अमेरिका में हर वो चीज़ जो अमेरिका में उतरती है वो शरीयत है, जो अमेरिका कह दे वो दुरुस्त है। तो हमारा तो रुझान इस तरफ है, एतदाल की तरफ ही। और खुदा का शुक्र है कि एक साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कोई बड़ी टीम नहीं है, वो रेटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, लाखों आदमी इससे खुश हो रहे हैं जो बराह रास्त देख रहे हैं, करोड़ों आदमी जो इसको टेलीविजन पे देख रहे हैं। ये कौमों में एक जिंदगी और उमंग की जरूरत होती है, इंडिविजुअल को भी जरूरत होती है। लोगों को डिप्रेशन से निकालना चाहिए, सेहतमंद तफरीहात की तरफ लेके जाने चाहिए। बिल्कुल लेके जाना चाहिए। मैंने एक अजीब बात देखी, वो आपको बताना चाहता हूँ। परसों जो मैच हुआ, मैं घर गया तो सारे कमेंटेटर रो रहे थे। बखुदा मैं ये समझा कि पाकिस्तान हार गया। मैंने एक आदमी से ज़ाहिर अफसोस भी कर दिया कि यार बड़ा अफसोस हुआ पाकिस्तान हार गया। अच्छा। बाद में पता चला कि जीत गया है। अच्छा। ये अजीब लोग हैं, ये हमारे जो कमेंटेटर हैं, इन्हें सिर्फ खामियां नजर आती हैं, कोई खूबी नजर नहीं आती। लेकिन हारून साहब, एक बात है, रमीज राजा जिन्हें और भी बहुत सारी ऑफर्स थी, इवन उन्हें IPL से भी कमेंट्री की ऑफर थी, लेकिन उन्होंने इस बात को प्रेफर किया कि उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क में 6 साल के बाद क्रिकेट आ रही है, तो मैं अपने मुल्क के लिए कमेंट्री करूंगा। रमीज राजा बड़े जज्बाती आदमी हैं, मुल्क से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। मेरी उनसे थोड़ी सी मुलाकात भी है, किसी वक्त उनसे मिलना भी चाहता हूँ, वो मिलना चाहते थे। वो वसीम अकरम की तरह नहीं हैं, जो अगरचे प्लेयर तो बहुत बड़े थे, मगर पैसे जिनकी पहली प्रायोरिटी है।
अच्छा हबीब साहब, आपको मुझे पता है क्रिकेट से इतना लगाव नहीं है, लेकिन आपका दिल नहीं चाहा कि आज मैच देखने जाएं आप? देखिए, मुझे पाकिस्तान से तो लगाव है और पाकिस्तान जिस चीज में भी एक्सेल करे एक्चुअली वो मेरी चीज है। अच्छा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन जब क्रिकेट में मेरी टीम जीतती है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। इसी तरह कोई भी और खेल हो उसमें खुशी तो होती है बतौर पाकिस्तान। हमारे लिए जीत ज्यादा मानी रखती है या हमारे लिए क्रिकेट का रिवाइवल ज्यादा? देखिए, मैं तो अर्ज करूंगा कि इसमें जो पाकिस्तान ने अपने इमेज का मामला है ना, इस जिम्बाब्वे टीम को यहाँ पर बुला के बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से हल कर लिया है। देखिए, पूरी दुनिया हमारे हिफाजती इक़दामात से ज्यादा वो मैच देख रही है जो इस वक्त हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। उन लोगों का जोशो जज्बा देख रही है, उन नौजवान लड़कों का, लड़कियों का, खवातीन का, मर्दों का। बहुत से बुजुर्ग पहुंचे हुए हैं मैच देखने के लिए और उन्होंने पाकिस्तान की शर्टें पहन रखी हैं, इवन जिम्बाब्वे की टीम के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हैरान कुन है कि पाकिस्तान इतना मोतदिल मिजाज मुआशरा है जहां पर इतना बड़ा क्राउड है और कोई बदतमीजी नहीं होती, और आपको पता है बड़े आराम से चले जाते हैं। आपको पता है जिम्बाब्वियन जो कोच हैं, वो जब पहले T20 के लिए ग्राउंड में पहुंचे तो वो इतने हैरान हुए कि स्टेडियम खचाखच तमाशा। देखिए, जो डेव वॉटमोर है उनका बड़ा अहम किरदार है इस टीम को, अपनी जिम्बाब्वे की टीम को यहां पर लाने के लिए। उससे पहले वो पाकिस्तानी टीम के साथ भी रहे हैं, तो जो इब्तिदा में जो माली मामला जो उलझे थे वो डेव वॉटमोर ने हल करवाए थे। तो लिहाजा उनकी एक पाकिस्तान से अपनी भी लगन है, जिम्बाब्वे को भी कुछ मुश्किलात का सामना था, तो लिहाजा ये यहाँ पर मैच हो रहा है बड़ा कंफर्टेबली। और फिर आज इमरान खान साहब भी आ रहे हैं और इमरान खान साहब जब मैच देखेंगे डेफिनेटली स्टेडियम में उनके लिए तालियां भी बजनी चाहिए कि इतना बड़ा खिलाड़ी मैच देखने आ रहा है। और फिर जहांगीर तरीन साहब भी हैं, परवेज खटक साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, और फिर देखिए ये वही नजम सेठी साहब को इस मैच का क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने 35 पंक्चर का इल्जाम है जिनके ऊपर। माफी चाहता हूं हबीब साहब जी, ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद को और खटक को क्रिकेट की उतनी समझ है जितनी मुझे है। वो क्रिकेट की वजह से नहीं गए, वो खान साहब की वजह से गए। जी, जाहिर है फिर खान साहब की मुसाहबत भी तो किसी ना किसी को करनी थी। अब जाहिर है हम तो प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना हम कर लेते। अच्छा, इस उम्र में बेचारे खट्टक को और जहांगीर तरीन को और शाह महमूद को क्रिकेट सीखनी पड़ेगी, कितनी अजीब बात। अच्छा हबीब साहब, हम बात कर रहे थे इस उम्र में खान साहब को भी तो सियासत सीखनी पड़ रही है ना हारून साहब। इस उम्र में उन्हें सियासत सीखनी पड़ रही है। अच्छा हबीब साहब, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के इमेज, लेकिन वो थोड़ी सी सीख गए भाई, अभी आगे चल के बात कर, थोड़ी सी सीख गए। ये जो उन्होंने मूव किया ये जबरदस्त है, इसका नतीजा अच्छा आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के इमेज के हवाले से बात कर रहे थे। अभी एक रिपोर्ट आई है कि दुबई में पाकिस्तानियों ने 379 मिलियन डॉलर की जायदादें खरीदी हैं और वो भी 2015 की पहली तिमाही में, यानी सिर्फ 3 महीने में। हमारा इतना पैसा बाहर जा रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो यह है कि मुल्क से बाहर पैसा, हमारे यहाँ एक परसेप्शन भी है, एक नोशन भी है कि मुल्क से बाहर पैसा जाना बहुत बुरी बात है जी, हो जी पता नहीं क्या हो गया। इसमें यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ काला पैसा भी होगा, यकीनी तौर पर कुछ नाजायज पैसा भी होगा, लेकिन आप ये भी तसव्वुर करें कि कुछ पैसा अगर वो लीगल चैनल से जा रहा है तो खालिस्तान वो बिजनेस के लिए जा रहा होगा। पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं अपने मुल्क छोड़ के और वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और फिर दुबई जो है, दुबई अपने मुल्क में क्यों? देखिए, अपने मुल्क में जो आप रियल, अगर इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट का बात करें ना, तो दुबई के मुकाबले में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और हमारी जो मार्केट है ना वो बड़ी पैथेटिक है। अच्छा। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की मार्केट है इस पे पूरी तरह काम ही नहीं हुआ, ना हमारी हुकूमत इसको पूरी तरह समझती है, ना हमारे को प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं इसकी तरफ तवज्जो देते हैं कि जनाब हमको के रेगुलेटर्स के पास जाएं कि जनाब हमारे लिए कोई रेगुलेशंस बनाए। देखिए, पूरी दुनिया में कोई रेगुलेशंस नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो दुनिया के डेवलप्ड मुल्क हैं और खासतौर पर दुबई में एक एस्क्रो अकाउंट मॉडल होता है। एस्क्रो अकाउंट मॉडल ये होता है कि जनाब एक डेवलपर है या प्रोजेक्ट का बिल्डर है, वो कहता है, वो लोगों को बेचता है कि जनाब आप आए मेरा ये प्रोजेक्ट खरीदें। वो पैसे उससे नहीं देते, वो हुकूमत को देते हैं। अच्छा। फिर हुकूमत जो है उसको कहती है कि अच्छा जी आप बिल्डिंग शुरू करें, जब शुरू करते हैं तो फिर उसको पैसे रिलीज करते हैं। इस तरह किसी बिल्डर का या प्रोजेक्ट डेवलपर का भागना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे 2007-8 में दुबई से अजमान में जो मामला हुआ था, वहां से भाग गए थे। तो देखिए, ये इतना सेफ सिस्टम है कि वहां पर दुबई में जाते हैं आप लोग, पैसे देते हैं तो उन्हें ये यकीन होता है अब नए कवानीन के मुताबिक कि ये पैसा कहीं नहीं जाएगा। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सवाए चंद एक स्कीमों के, हारून साहब को ज्यादा अच्छी तरह पता है कि वो किस तरीके से लोग रो रहे हैं, उनकी जानों को भी और अपने पैसों को भी, कि जनाब कब वो वक्त आएगा जब हमें प्लॉट, मकान, अपार्टमेंट, दुकान मिलेगी। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी इसी मौजू पर हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों के हवाले से। हारून साहब, अब हमने पिछले कुछ अरसे में भी देखा कि जो बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी जो जायदादें पाकिस्तान में हैं उन पर भी कब्जा किया जा रहा था। कहीं यही वजह तो नहीं, यही फैक्टर तो नहीं है कि अब पाकिस्तानी जो हैं वो जायदादें मुल्क से बाहर खरीद रहे हैं? नहीं, ये छोटा सा फैक्टर है। जो लोग पाकिस्तान में खरीदना चाहते हैं उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान ही है। और ये अगरचे मैं जनरली एग्री करता हूँ हबीब अकरम साहब से, जो इन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है यहाँ इन्वेस्टमेंट का वो सही नहीं है, गारंटी नहीं है। सरमाया हसास होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है। मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाला खुद को महफूज महसूस करे, उसकी वजह से सरमाया जाता है। लेकिन 2 और 3 फैक्टर भी हैं। एक ये है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है, जहाँ मर्जी सरमाया ले जाए, लीगल तरीके से नहीं जाता है। वो मॉडल अयान वाला केस आपके सामने है, लीगल तरीके से नहीं जाता और इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। वहाँ जा रहे हैं लोग, वहाँ रहते हैं। जो अमीर तबका है, 6.25 करोड़ का तो है विला जो वो खरीद रहे हैं, और कम से कम 94 लाख रुपए का है जो फ्लैट वो खरीद रहे हैं औसतन। ये मॉडल कायम किया बेनज़ीर ने, अपना जरदारी साहब ने, और जनाब इसहाक डार ने, और बहुत से लोगों ने। लोग, अरबी का मुहावरा यह है कि अन्नास अला दीन मलूक हम, लोग अपने हुक्मरानों की राह चलते हैं। और इसहाक डार साहब का तो बिजनेस भी है और बहुत से लोगों का बिजनेस है। नवाज शरीफ साहब का जद्दा में भी है, दुबई में भी है, लंदन में भी है, स्विट्जरलैंड में भी उनके पैसे हैं। तो जहाँ तक मेरी मालूमात है और मेरे ज़राए बिल्कुल ठीक हैं, मुझे यकीन है कि दुरुस्त है। और जरदारी साहब का तो आपको पता है कि पेरिस में वो उन्होंने छुपाया ही नहीं और हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वहाँ गए। ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। बाहर सरमाया जा सकता है जब आपके पास काफ़ी सरमाया हो, आप इस पोजीशन में हो। इंडिया से चला जाए उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ग्रोथ कोई हो नहीं रही है, इकानमी की हालत ख़राब है, तो मुलाजमतें कहाँ मिलेंगी लोगों को? यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी तो मुलाजमतें मिलेंगी। दूसरा, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन ज़्यादा है, दुबई से ज्यादा है। दुबई की मसनूई इकोनॉमी है, कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है। ट्रेड सेंटर है एक बड़ा, लेकिन आपको पता है कि चंद साल पहले वहाँ क्या हुआ था, बहुत बुरी तरह कीमतें गिरी और बेशुमार लोग तबाह हो गए। पाकिस्तान में बहरहाल प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। एक सादा सा उसूल ये है कि जब कहीं सड़कें बन चुकी हों और मकान बनना शुरू हो जाएं तो 2-3 साल में 2 गुना हो जाएगा। अगर 2 गुना ना भी हो तो कुछ ना रीजनेबल उसमें प्रॉफिट होता है। और अच्छे अदारे भी मौजूद हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कराची में बहुत से अच्छे अदारे मौजूद हैं। वो आप थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको पता चल जाता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ये जब हुब्बुल वतनी का जज्बा कम होगा और बड़े सरमायादार में कम होता है, उसमें फ्लैग्स और फ्रंटियर्स नहीं होते। और ख़ास तौर पर दोनों जो शाही खानदान है उन्हें तो इसकी कोई परवाह है ही नहीं। कि नवाज शरीफ साहब ने तो लंदन में एक दफ़ा यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान हुक्मरानी के लिए अच्छा है, रहने के लिए अच्छा नहीं है। यही जरदारी साहब की अप्रोच है। वो जी रिकॉर्ड पे है, ये तो मैंने लिखा, इसकी कभी तरदीद नहीं हुई और अखबार में छपा था, ऐसे थोड़ी है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानियों अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। अभी आपने रमीज राजा की मिसाल दी कि IPL में ज्यादा पैसे मिल सकते हैं और कहीं ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन वसीम अकरम भागे हुए जाते हैं। रमीज राजा ने प्रेफर किया इसको, और भी लोग हैं जो प्रेफर करते हैं। हमारे खानदान में एक जमाने में ये मसला था, बैरून मुल्क थे वो, और उन्होंने कहा दुबई में बिजनेस करें। मैंने कहा जिसने करना कर ले, हम नहीं करते। ये हमारा घर है, इसके साथ मुश्किल वक्त आ जाए तो घर को छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। और उसका नतीजा ये निकला कि खानदान ने फैसला किया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बहुत बड़ी तो थी नहीं, मगर जितनी भी थी तो यहाँ जॉब्स पैदा होंगी ना उससे। और अपना घर है, अगर मुश्किल वक्त आ पड़े तो क्या अपने घर से बेवफाई करें? जो आदमी अपने मुल्क से बेवफाई कर सकता है वो किसी से भी कर सकता है, वो अपने खानदान से कर सकता है, हबीब साहब इसमें गवर्नमेंट अपने अकीदे से कर सकता है, किसी भी चीज से कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अगर वाकई वो चाहते हैं कि जनाब किसी तरीके से हम पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर को बेहतर बनाएं, तो उसमें सबसे पहले तो है कि लैंड टाइटलमेंट क्लियर हो कि जनाब जो जमीन आपने खरीदी है वो उस पर कहीं दूसरा, तीसरा, चौथा खरीदार ना निकल आए बाद में कहे कि जनाब ये जमीन मेरी है। दूसरी बात है कि जो जमीन से रिलेटेड मामलात है ना हमारी अदालतों में फंसे होते हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर तेजी से हल होना चाहिए। वो तो इंसान की देखिए, वो तो इंसान दीवानी मुकदमे की सूरत हाल ये है कि इंसान दीवाना हो जाता है। पाकिस्तान में ये कहा जाता है। हमारी अदालतों को इस बात पर गौर करना होगा, इस पर सोचना होगा। जिस तरह हमारी जुडिशियल पॉलिसी आती है उस तरह की कोई हमारी सुप्रीम कोर्ट को इस पे काम करके निचली अदालतों को
कहना होगा कि जनाब ये मामला जल्दी जल्दी निपटाएं। उसके बाद फिर ये होगा कि जनाब आप इसके लिए कवानीन बनाएं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, जिन्होंने छोटी छोटी किस्तें अपनी तनख्वाहों में से, आमदनियों से पैसे बचा के किसी बिल्डर को दिए और बाद में वो बिल्डर साहब बैठ गए। कराची में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं कि जिन्होंने अपार्टमेंट के लिए पैसे दिए और वो बैठ गए। यहाँ लाहौर में बहुत सारे लोगों ने प्लॉट के लिए पैसे दिए, बैठ गए। अब मसला यह है, जहां ऐसी स्कीम, अब मसला यह है कि इन लोगों का कोई रेटिंग नहीं है। ये लोग पैसे लूट लें और हुकूमत चुप करके बैठे रहे जी ये दो पार्टियों के दरमियान मामला है, ऐसा नहीं है। इस पे स्टेट बैंक को भी उसूल वज़ा कर रहे हैं। उनसे मैंने हबीब साहब कोई 6 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मैंने कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक मोहतसब मुकर्रर करें। उन्होंने कहा ये मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन आज के मैंने अखबार उठाए तो उसमें एक भट्ट साहब का इंटरव्यू छपा हुआ था, वो कोई अदारा बनाया, डिप्टी चीफ है, उसकी कोई पब्लिसिटी भी नहीं हुई। और पहले तो ये भट्ट साहब ही उन्हें मिले, पढ़े लिखा कोई आदमी होने चाहिए और कोई अपना जिम्मेदार आदमी होने चाहिए, और वो अदारे की तश्कील, जैसे आप कह रहे हैं, ठीक बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई उसकी वो तो सारा अदालती निजाम ठीक करने की जरूरत है ना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जजों की तनख्वाहें भी दुगनी कर दी, पुलिस वालों की दुगनी कर दी। अरे भाई ऐसे नहीं होता, कोई सिस्टम बनाओ, इंसेंटिव सिस्टम बनाओ। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा जाए जनाब एक मॉनिटरिंग सेल बना दें, जो जज ठीक काम कर रहे हैं, मुकदमात वाकई निपटा रहे हैं, कुछ सादा से उसूल बनाए जा सकते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाता है। इसी तरह पुलिस में दिया जाता, पैसे भी बर्बाद किए और मातहत अदलिया की हालत भी वही रही और पुलिस की हालत भी वही रही। और अब एक तकरीर कर देते हैं, एक हबीब जालब का शेर हमें सुना देते हैं कि मैं थाना कल्चर बदल दूंगा। कैसे बदल देंगे? ये कोई कोर्ट है जो आप बदल? जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की जो मार्केट है, उसकी अहमियत का अंदाजा लगाएं। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, जब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाए 2008 में बतौर वजीर आला, तो सबसे पहले इन्होंने एक हुक्म जारी करवाया सुप्रीम कोर्ट का, और आफरीन है सुप्रीम कोर्ट पे कि अब हम क्या कर सकते हैं, उस पर इल्तमास ही कर सकते हैं, जवाब तो कुछ नहीं है बहरहाल हमारे पास तनकीद का। लेकिन बहरहाल उसके नतीजे में यहाँ पे प्लाजे गिराना शुरू कर दी। अच्छा जी, प्लाजे गिराए, उससे मार्केट डैम्प हुई। उसके बाद यहाँ पर जो अन्नायान ग्रुप था वो एक बहुत बड़ा प्लाजा बना रहा था यहाँ पे, जो 60 स्टोरीज था। उसके अंदर ऐसी उड़चने उलझने पैदा की कि जिसके नतीजे में वो एक 60 फुट का खड्डा लाहौर फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्लाजा नहीं बना। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शरह सूद में 1% कमी के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। शरह सूद में कमी के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हारून साहब की जानिब चलते हैं। हारून साहब, इससे पहले आप बता रहे थे लाहौर में एक बड़े प्रोजेक्ट के हवाले से जो अब खड्डे की सूरत में मौजूद है। नहीं, वो देखिए चूंकि परवेज इलाही ने बनाया था ना, इसलिए वो तो शहबाज शरीफ साहब ने उसको खत्म करना था। रेलवे उन्होंने जो बनाई थी वो 2012 में मुकम्मल हो चुकी होती है, और इस वक्त लोग उसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं और जरूरत ना पड़ती है मेट्रो की भी, और बहुत से पैसा बर्बाद करने की और शहर का हुलिया बिगाड़ने की। शहर का हुलिया बहुत बुरी तरह बिगाड़ा लाहौर का शहबाज शरीफ साहब ने, और इस्लामाबाद को तो तबाह ही कर दिया। यानी ब्लू एरिया जो है, जो इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया गया था, एक ये ग्रीक आर्किटेक्ट था, टाउन प्लानर सारी, उसने डिजाइन किया था, और इस्लामाबाद 1980 तक दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल तस्लीम किया जाता था। अब भी दुनिया के 10-15 खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से एक, उसको तो बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया। और ये कहा कि स्ट्रक्चर बड़े होने चाहिए, नजर आने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। मसला ये है कि जो काम हम करें वो नजर आए। तो वो चूंकि परवेज इलाही साहब के, और भी किसी वक्त मैं इस पे बात करूंगा, कितने प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने इसलिए तबाह कर दिए कि इसका क्रेडिट कहीं परवेज इलाही को न मिल जाए। भाई इस तरह थोड़ी होता है, कोई गूंगे तो नहीं है लोग, और ना अंधे हैं ना बहरे हैं, लोग देख सकते हैं। इस पे तबसरा करेंगे तो ये 1122 जो है, जिस वो खुद शहबाज साहब कहते थे कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसका भी हाल पतला है, गाड़ियां उसे नहीं दी जा रही हैं। खैर, अब इस पे क्या रोना रोए, आगे चलें। अच्छा हबीब साहब, शरह सूद में 1% कमी बजट से पहले, ये इकदाम कितनी अहमियत का हामिल है?
دیکھیں جو 1% کمی تو کو بہت زیادہ کمی نہیں ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ 42 سال کی کم ترین بڑے عرصے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں ہمارا جو آ گیا نا شرح سود، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے نتیجے میں جو انڈسٹریلائزیشن کے لیے ہمیں تھوڑے سے زیادہ فنڈز اویلیبل ہوں گے، بینک اور پھر جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہیں کم نرخوں کے اوپر قرضہ مل سکے گا۔ لیکن آپ صرف اس کو پاکستان کی مہارت ہی نہ سمجھیں یا پاکستان کی اکنامک پالیسیوں کا ہی آپ اس کو نتیجہ نہ سمجھیں، یہ پوری دنیا کے اندر جو کموڈٹی پرائسز ہیں، پیٹرول کی پرائسز نیچے آئی، جو سونے کی پرائسز نیچے آئی، تانبے کی پرائسز نیچے آئی، اس کے نتیجے میں جو انفلیشن کم ہوا ہے ملکوں میں، یہ اس کا بنیادی طور پر رزلٹ ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے، اگر آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو بنگلہ دیش میں بھی صورتحال ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ریجنل صورتحال ہے جس میں ہم نیچے کی طرف اپنے انٹرسٹ ریٹ لے کے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اب اس کا فائدہ لینا ہے، ایڈوانٹیج لینا ہے کہ بجٹ سے پہلے ایک بڑا اچھا ماحول بن گیا ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے۔ اب کیا گروتھ اورینٹڈ بجٹ آئے گا، یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ اور جو اگر ہم اپنے سابقہ بجٹس کو دیکھیں اور پھر اپنے وزیر خزانہ کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں گروتھ جو ہے نا حکومت کی پالیسی میں تقریروں کی حد تک تو ہے، لیکن پالیسی کے لیول پہ آ کر عملی طور پر وہ نظر نہیں آتی۔ چونکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کا پورا فوکس ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے معاملات ہوئے نا طے، ان کو اوپر پورا عمل درآمد ہو جائے، جناب سبسڈیز کم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ لیکن بھائی یہ گروتھ بھی چاہیے ہمیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو 7-8% گروتھ چاہیے ہر سال۔ جس طریقے سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، پھر جتنی ہمارے یہاں بے روزگاری ہے، جتنی ہمارے یہاں غربت کا انسیڈنس ہے، ہمیں بہت بڑی گروتھ کا ایک جمپ چاہیے، لیکن وہ آئی ڈونٹ سی کہ کوئی بڑی ایسا کوئی جمپ نظر آئے گا بجٹ میں۔ اچھا ہارون صاحب، شرح سود میں کمی کے فوائد تو ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ دیکھیے سرمایہ اگر زیادہ ریلیز ہوگا تو انفلیشن بڑھے گی، افراط زر بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ قرض بہت لیتے ہیں، قرض کو تقریباً مفت ہی سمجھتے ہیں وہ، کہ پیسے تو مل رہے ہیں نا، وہ بعد میں پے کریں گے، دیکھیں گے، ناقبت اندیشی ہے۔ اور زرداری صاحب نے تو آپ کو پتہ حد ہی کر دی تھی، ڈبل کر دیے تھے قرضے، اس کی تو انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ خطرات ہیں اس میں، لیکن بہرحال جو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری تجزیے میں شرح سود کا کم ہونا ہی بہتر ہے۔ اچھا۔ اور جاپان وغیرہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 1%، لیس دین 1% بھی ہوا ہے۔ اور اصل میں تو ہمارا جو ماڈل ہے، جو قائد اعظم نے کہا تھا اسٹیٹ بینک کے افتتاحی تقریب میں، وہ اسلامی معیشت ہونا چاہیے جس میں سود نہ ہو، لیکن اس کی فرصت تھوڑی ہے انہیں سوچنے کی۔ اس کا تو ظاہر ہے ساری دنیا سے کٹ کے تو آپ غیر سودی نظام نافذ نہیں کر سکتے، اس کے لیے صدقات کا ایک پورا نظام ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ دیکھیے سود پر پابندی کی آیات نازل ہو چکی تھی، مگر رسول اللہ نے پابندی لگائی نہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں۔ تو ان پہ جن سکالرز نے کام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے صدقات کا نظام بلڈ کیا، یعنی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں، لوگوں کو بتایا کہ قرض حسنہ کی 18 نیکی ہیں، خیرات سے بھی زیادہ ہیں، اگر خیرات کی 10 ہیں، لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ اللہ کا فضل سے یہ رجحان موجود ہے، قوت اسی پہ چل رہی ہے۔ 8 لاکھ آدمیوں کو غیر سودی قرضے دے چکے ہیں، اور 1 کروڑ روپے سالانہ تک جو پہنچنے والے ہیں، تو ہمارے وہ تو اس پہ الگ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تو تقریریں کرنے والے لیڈر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی سے روکا نہیں جائے گا اور بھلائی کی ترغیب نہیں دی جائے گی تو بدترین حاکم تم پہ مسلط کیے جائیں گے، اور وہ تمہیں سخت ترین ایذا دیں گے، اور اس وقت تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اصول یہ ہے کہ اچھائی کی ترغیب دی جائے اور برائی سے روکا جائے، مگر وہ کون ہے یہاں روکنے والا؟ میڈیا میں بھی آپ کو پتا ریٹنگ اصل مسئلہ ہے، بھلائی برائی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور لیڈر بھی جو ہیں لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، اور علماء کا کام بھی سیاست کرنا رہ گیا ہے، پرویز رشید کو دھمکیاں دینا رہ گیا ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو اصل اصول تو یہ ہے کہ حکمران ٹھیک ہونے چاہیے، اور حکمران کیسے ٹھیک ہوں گے وہ بالکل واضح ہے، کیسے معاشرے کی ایجوکیشن کے ساتھ ہوں گے۔ ان لوگوں سے اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ یہ ملک کی بھلائی کریں گے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بجٹ آئے گا، 300 ارب کے ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، چھپائیں گے، اور وہ بعد میں جب اس کو بدل لیں گے۔ اسحاق ڈار کے ہوتے ہوئے میں دوہرا کے کہتا ہوں، یہ کوئی جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں تھا، کسی غریب کا بھلا نہیں ہو سکتا۔
حبیب صاحب دیکھیے مجھے لگتا ہے دیکھیے جو ہماری حکومت ہے نا اور اسحاق ڈار صاحب خاص طور پہ انہیں تھوڑا آؤٹ آف دا باکس جانا پڑے گا. یہ ابھی تک بہت ہی کنونشنل قسم کی اکنامکس کرتے ہیں, یعنی ملک کے صرف آپ اکاؤنٹ سیدھے کرنے کی کوششوں میں, نو ڈاؤٹ ہمارے اکاؤنٹس بھی بڑے ٹیڑے میڑے تھے, وہ کوشش کرنا بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک ہے نا, اس کا پروفٹ اینڈ لاس نہیں دیکھنا ہم نے اس کی اکنامک سینس بنانی ہوتی ہے اپنی بجٹ میں. وہ اس کے لیے تھوڑا جو آؤٹ آف دا باکس جانا ہے نا وہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مثال کے طور پہ اس وقت ہمیں بلوچستان میں اور کے پی کے میں سیریس معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. وہاں پہ ایک لوگ جوان ہو رہے ہیں, وہاں پہ جگہ ہے, یوتھ ہے, بے روزگاری ہے. وہاں کے لیے کچھ اسپیشل انسینٹیوز انہیں اناؤنس کرنے چاہیے کہ جناب ان 2 علاقوں میں انڈسٹری کو ہم یہ خاص انسینٹیو دیں گے. دوسری بات ہے کہ اس میں ہماری پالیسی جتنی بھی ہے نا وہ بڑی فورن انویسٹر فرینڈلی ہیں, اور بھائی اس کو فورن انویسٹر فرینڈلی نہ بنائے. فورن انویسٹر اتنے آرام سے نہیں آتا. آپ اپنے انویسٹر پہ فوکس کریں, اپنے انویسٹر کو آپ اسے کہیں کہ آپ گرین فیلڈ پروجیکٹ لے کے آئیں, نیا پروجیکٹ لے کے آئیں, ہم اس میں آپ کو ٹیکس ریبیٹ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی سٹاک مارکیٹ کو ڈیپ کریں, سٹاک مارکیٹ میں نئے لوگوں کو لے کے آئیں, نئی جو کمپنیز کو لے کے آئیں. اگر مثال کے طور پہ یہ ایگزیکٹ جو کمپنی جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے, ایگزیکٹ اگر سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا. یہ ساری کمپنیاں ٹرانسپیرنٹ ہوتی اور ساری کمپنیاں اچھے طریقے سے کام کرتی. اور پھر لاسٹلی یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ٹیکسیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ بڑا ٹیکس اکٹھا کیا جائے. بھائی اس کے لیے ذرا نکلیں, بازار میں نکلیں, بازار میں جا کے دیکھیں, لوگوں سے بات کریں, ٹیکس ٹکٹ کا نظام لے آئیں. چھوٹا ٹیکس پر بھی آپ کے نیٹ میں آئے, کلچر بڑھے گا, اس سے کلچر پیدا ہوگا. بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا ذوالفقار مرزا ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے ذوالفقار مرزا کے حوالے سے. حبیب صاحب, ذوالفقار مرزا جا سکتے ہیں امریکہ؟ دیکھیں ذوالفقار مرزا صاحب جانا اگر اس کے قانونی حوالے سے بات کی جائے تو شاید مجھے لگتا ہے تھوڑا مشکل ہوگا. 7 سے زائد مقدمات ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں, اور پھر کچھ تو انسدادی دہشت گردی کے مقدمات ہیں جس میں اگر وہ جاتے ہیں تو وہ مقدمات ان کے خلاف بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اور ان کے واپس آنے پہ پھر راستے بھی بند ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا وہ اس طرح کی حماقت فرمائیں گے. لیکن بہرحال وہ ذوالفقار مرزا ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر وہ باہر چلے گئے جیسے کہ وہ ماضی میں ایک دفعہ, اب پاکستان میں تو وہ حالات نہیں ہے, وہ ماحول نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ایک دور میں 90s میں جب ان کو کچھ پابندیاں تھی, کچھ مشکلات کا شکار تھے, تو یہ باہر بھی بھاگ گئے تھے اور کچھ وہ زیر زمین بھی رہے تھے. تو لہٰذا اب بھی صورتحال ان کے لیے کچھ موضوع نہیں ہے, لیکن ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا اگر حکومت بھی تھوڑا نرمی سے بات کرے ان کے ساتھ اور انہیں ملک سے باہر بھیج ہی دے تو خود بھی سکون کرے اور کچھ ان کی زندگی میں بھی سکون. اگر مقدمات سچے ہیں تو پھر نرمی سے بات کیوں کرے حکومت؟ دیکھیے مقدمات تو سچے ہیں لیکن حکومت بڑی ہے نا, معاف کر دیں, معافی تو وہ چیز ہے نا. تو معافی تو پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی دے دینی چاہیے. اللہ معاف کرے ابھی تک کوئی قتل تو نہیں ہوا, تو پھر معافی تو پرویز مشرف صاحب. اچھا مجھے کل گمان ہو رہا تھا کہ آپ ذوالفقار مرزا کے ساتھ ہیں, لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ ذوالفقار مرزا کے خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا نے اپنے لیے جو گڑھا کھودا تھا اس میں وہ گر چکے ہیں سیاسی اعتبار سے. انہوں نے اپنا بہت بڑا لاس کر لیا ہے, اور پھر خاص طور پر اس پوری یہ میں اگر آپ دیکھیں تو اب تک خدا نخواستہ کوئی آدمی قتل نہیں ہوا, کسی کا خون نہیں بہا, کوئی بڑی پراپرٹی کا نقصان نہیں ہوا. ایک بات حبیب صاحب آپ کو کلیئر کر دوں, اس ملک کے جتنے بھی سیاستدان ہیں میں ان میں سے کسی کے بھی ساتھ نہیں. اچھا چلیے یہ آپ نے بڑا واضح کر دیا. اب یہ ایک نیا سوال ہے کہ پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ میں صرف اس ملک کے عوام کے ساتھ. جی بڑی اچھی بات ہے, لیکن بہرحال ذوالفقار مرزا کا میرا خیال ہے باہر جانا جو ہے وہ مجھے کچھ مشکوک لگتا ہے. یہ اسپیکولیٹو باتیں تو بہت چل رہی ہیں لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ جائیں. ہارون صاحب, اطلاعات یہ تھی کہ ان کا گزشتہ ہفتے جمعرات کے روز امریکی کانسلیٹ میں ویزا انٹرویو بھی ہو چکا ہے. نہیں ہو چکا ہوگا, تھوڑے دن کے لیے چلے بھی جائیں عدالت سے اجازت لے کے, اس میں کیا ہے. لیکن ذوالفقار مرزا کا معاملہ وہ ہے جو غالب نے کہا تھا کہ ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. زرداری صاحب کا تو جو نقصان انہوں نے کیا سو کیا, مگر اپنا نقصان زیادہ کیا. ایک مشتعل مزاج آدمی اپنے مخالفین کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا اپنا کرتا ہے. بدلہ لینے کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے, تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اول تو جو زندگی بدلہ لینے جس میں ترجیح ہو جائے وہ زندگی ضائع ہو جاتی ہے. اس ملک کے بہت سے حکمرانوں کی زندگیاں ضائع ہوئیں, عوام کی بھی زندگیاں انہوں نے ضائع کی. یہ کوئی طرز سیاست نہیں ہے, لیکن کامیابی گمراہ کرتی ہے. وہ ایم کیو ایم کے خلاف ان کی کوشش کچھ کامیاب رہی تھی ایک حد تک, اگرچہ الٹیمیٹ انالیسس میں کہا نہیں جا سکتا کتنی کامیاب رہی کتنی ناکام رہی. تو انہوں نے یہی نسخہ زرداری صاحب پہ آزمانے کی کوشش کی
इसे हम नफ्सियात के इस्तिलाह में कहते हैं हाई सेंसिटिव रिएक्टिव। हमारे 2-3 एंकर भी हैं इस किस्म के, मैं नाम नहीं ले सकता, भेड़ों के छत्ते को मैं छेड़ना नहीं चाहता कि बाद आप उनकी हक में भी करें तो वो प्रवोक हो सकते हैं। अच्छा। और जरा सा उन्हें शुबा हो जाए कि कोई शख्स जो है वो उनके खिलाफ है, शुबा ही हो जाए, बराए नाम ही हो जाए, तो फिर वो बंदा दे और खुदा दे और बंदा ले। और फिर ऐसी कैरेक्टर्स ऐसी नहीं, किसी वजह से कोई शख्स नापसंद हो जाए उसके खिलाफ एक मुहिम खड़ी कर देंगे और बिल्कुल झूठ बोलेंगे और कोई परवाह नहीं है सही है गलत है, अपनी शोहरत भी खराब करते हैं, दूसरों की भी खराब करते हैं। तो जुल्फकार मिर्जा कोई दाना आदमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जरदारी साहब कौन से दाना है। कल जो हरकत उन्होंने की है इससे उन्हें फायदा तो नहीं पहुंचेगा। 9 अप्रैल को भुट्टो साहब ने भी अखबार नवीसों पे इसी तरह तशद्दुद किया था 77 में, और बहुत से लोगों ने किया। तो तशद्दुद करने वालों का, ताकत का गलत इस्तेमाल करने वालों का अंजाम अच्छा तो नहीं होता। मैंने आपको जी हबीब साहब, आपने इससे पहले नौशहरा के बारे में हमें बताया, कोहाट, बन्नू, DI खान के वहां पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं, पेशावर के हवाले से आपने नहीं देखिए जो शुमाली इलाके हैं ना, जो खास तौर पर जो पेशावर जिनका हब है, पेशावर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छा एक उसका यानी आप यूँ कि उसकी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है और वहां पर पेशावर शहर में कोई बड़ा चैलेंज मौजूद नहीं है। अच्छा। वो जो सैफ अफ्रीकी इत्तेहाद की बात होती थी ना, ANP, JUI और माफ कीजिएगा JUI, ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इत्तेहाद भी कई जगह पे टूट गया है। अच्छा। लेकिन इसके नतीजा अगर ये कहा जाए कि 92 की 92 सीटें जो है डिस्ट्रिक्ट में जो बरह रास्त इलेक्शन होना है जिनके ऊपर, कि वो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत ले, तो ये कहना मुश्किल है। यानी उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी हासिल करना भी मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल एक बड़ी पार्टी वो बन के सामने आएगी और मुझे यूं लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम होगा ना आइंदा, वो वहां पर उन्हीं का होगा। और बाकी सारी जमातें भी यही समझ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एज पेशावर में हासिल है। इसके साथ अगर आप नौशहरा की बात करें जो हमारे वजीर आला का शहर है, तो वजीर आला के शहर में तो फिर वही कुछ हो रहा है जो वजीर आला चाहते हैं। अच्छा। वजीर आला बहुत एक्टिव है अपने शहर में। वजीर आला चाहते हैं कि जनाब वहां की सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे। अच्छा। वो वजीर आला चाहते हैं कि यहां से उनके मुखालिफिन नीस्तो नाबूद हो जाए और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, उनके जो जाती वफादार हैं वो जीत जाएं। हालांकि इमरान खान के असरात और बल्ले की मकबूलियत यानी उनके इंतखाबी निशान की मकबूलियत नौशहरा में अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा। बहुत है। अच्छा। लेकिन जिस अंदाज से हमारे परवेज खटक साहब वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, चुपके चुपके जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि जनाब अच्छा लोगों के काम, फिर अब उसूली तौर पर तरक्याती कामों पर पाबंदी होनी चाहिए, वो पाबंदियां इन्होंने तोड़ उड़ा के रख दी हुई हैं। उसके बाद जितने टिकट हैं वो इन्होंने या तो अपने रिश्तेदारों को दिए हैं या फिर अपने दोस्तों को दिए हैं, बाकियों को दिए भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, इन सारी चीजों के बावजूद नौशहरा में एक कंफर्टेबल विन इंतजार कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा। मर्दान में अलबत्ता सूरत हाल जो है ना वो है जिसे कहते हैं ना टक्कर का मुकाबला, वहां पे टक्कर का मुकाबला है ANP में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ANP को कहीं कहीं जमात इस्लामी की हमायत हासिल है, कहीं पीपल्स पार्टी की भी हमायत हासिल है, और ANP बुनियादी तौर पे अमीर हैदर होती साहब जो है ना वहां पे दिन रात एक किए हुए हैं और मतलब जिसे कहते हैं ना जान की वो कलाबाजी लगा रहे हैं, वो वाली सूरत हाल है। तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक टफ मुकाबले का सामना है, जहां पर नताइज जो है वो जो भी होंगे कोई भी विन करे वो बड़े क्लोज हो। अच्छा, ओवरऑल KPK में क्या सूरत है? ओवरऑल देखिए मेरा KPK के बारे में जो पूरे विजिट के बाद शुमाल और जुनूब दोनों इलाकों के बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबे की सतह पर किसी चैलेंज का सामना नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पे नॉन एग्जिस्टेंट होती जा रही है। वहां पर जमीयत उलमा इस्लाम जिन जिन जगहों पे थी वो सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अच्छा। और अलबत्ता पीपल्स पार्टी कोई बड़ा मार्क नहीं लेगी, लेकिन वहां पे रिवाइवल है। अब जगह जगह पीपल्स पार्टी के आपको कोई झंडे नजर आ रहे हैं, कोई छोटे मोटे काउंसलर नजर आ रहे हैं, तो वहां पे कैफी, लेकिन वहां पे मजमूई तौर पे सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में है। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।